मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। खिलौना? यह सही है। मैं एक साधारण परिवार की एक साधारण लड़की थी। जब मैं 8 साल की थी, मेरी माँ मुझे खरीदारी के लिए बाहर ले गई और भुवनेश्वर ने मुझे देखा। उसने मुझे खरीदने के लिए 500 ओरिजिन सिक्के की पेशकश की। मेरी माँ ने इनकार कर दिया, कसम खाकर कहा कि वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उसके लोग ने उसे मौके पर ही मार डाला। इससे भी बदतर, मेरे संबंधों को पूरी तरह से तोड़ने के लिए उन्होंने उसे हमारे परिवार का पता बताने के लिए मजबूर किया और मेरे पूरे घर को खत्म कर दिया। उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवित रहने का एकमात्र रास्ता आज्ञाकारिता है। इसलिए मैं सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक बन गया जिसकी वे अपेक्षा कर सकते थे। जब मैं 14 साल की हुई तो मैं परिपक्व हो गई थी और दूसरी लड़कियों के बीच अलग दिखने लगी थी। भुवनेश्वर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे लगा कि मैं आखिरकार उसकी औरत बनने जा रही हूं, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे बांध दिया और कोड़ों से हर संभव तरीके से मुझे अपमानित करते हुए फिर भी उसने कभी रिश्ता पूरा नहीं किया। यह इसी तरह बार बार जारी रहा। मेरी शुरुआती निराशा और क्रोध से मैं सुन्न हो गई। मुझे एहसास हुआ कि उसकी नजर में मैं एक बेकार खिलौने के अलावा कुछ नहीं थी। इसीलिए मैंने कड़ी मेहनत की, अपमान सहा, उसकी विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अधिक लड़कियों को भर्ती करने में उसकी मदद की। आखिरकार पिछले साल उसने औपचारिक रूप से मुझसे अपनी रखैल के रूप में विवाह किया, लेकिन तब भी मेरे साथ कभी भी सम्मान से पेश नहीं आया। उसका टॉर्चर बंद नहीं हुई। उसकी हंसी खोखली हो गई। आगे बढ़ो, मुझे मार डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका खिलौना हूं। मेरे लिए जीने का कोई कारण नहीं है। विपिन ने आह भरी। उसका चेहरा गंभीर था। उसने अपना हाथ उठाया और उसे हल्के से थपथपाया। उसके दिमाग में शक्ति का एक उछाल आया जिससे उसकी सारी यादें उसके सामने आ गईं। सब कुछ देखने के बाद विपिन ने धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर फेरा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसके होठों से खून की एक लकीर बह रही थी और उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक दुखद अतीत ने उसे इस तरह के बुरे काम करने के लिए माफ नहीं किया। उसने भुवनेश्वर को उसके अपराधों में मदद की थी, जिससे उसके अधीन अंधकार पनपने लगा। अपने हाथ की एक झटकी से विपिन ने उसके सामान से ओरिजिन टोकन एकत्र किए, कुल मिलाकर लगभग 1 लाख। उसने कमरे की तलाशी ली, 4 इस्तेमाल की गई डेस्टिनी डिस्क का पता लगाया और उन्हें अपने निजी क्षेत्र में संग्रहीत किया। यद्यपि ये डिस्क लगभग समाप्त हो चुकी थीं,
तथा इनमें सम्मिलित रूप से 10,000 से भी कम भाग्य बल तंतु बचे थे, फिर भी कोई भी योगदान न होने से बेहतर था। अपनी यादों में लौटते हुए विपिन की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। भुई गैंग के नाम पर किए गए अत्याचार जघन्य से भी ज्यादा थे। भुवनेश्वर की व्यभिचारिता के लिए खूबसूरत महिलाओं की भर्ती करना, अनगिनत साधकों की हत्या करना, मानव जीवन उनके लिए खरपतवार से ज्यादा कुछ नहीं था। इन वर्षों में ही हॉल ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। अपने अपराधों के बावजूद वे न्याय से बच रहे थे, क्योंकि उन्हें हॉल मास्टर के रूप में भुवनेश्वर की स्थिति का संरक्षण प्राप्त था। आस्थाओं की तरह भाग्य भी विस्तार के माध्यम से बढ़ता है। जितने अधिक अनुयायी होंगे, भाग्य उतना ही व्यापक और मजबूत होगा, जिससे इसके संस्थापक को और भी अधिक शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। विपिन ने हॉल के वास्तविक उद्देश्य को समझते हुए कहा। वह कमरे से बाहर निकला तो देखा कि हॉल के सदस्यों का एक समूह आंगन में इकट्ठा है। लियो, क्या हुआ? हमने मैडम अवनी को पहले पुकारते हुए सुना था। पहरेदार तब तक उलझन में थे जब तक उन्हें अंदर का दृश्य नहीं दिख गया। उनके चेहरे पीले पड़ गए। कुछ गड़बड़ है मैडम अवनी, वह मर चुकी है। यह वही है। प्रांगण में अराजकता फैल गई। हॉल की प्रसिद्ध आत्मा विच्छेद तकनीक की तलवारें और ब्लेड एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे एक ऐसा जाल बन गया जिससे बच पाना असंभव था। विपिन आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था। उसकी आत्मा की शक्ति बाहर की ओर निकल रही थी ताकि हमलों से बचा जा सके। अपने हाथ की एक लहर के साथ भ्रमिल नाग हस्त प्रहार ने आध्यात्मिक ड्रैगन को बुलाया, जो आंगन में बह गए। कुछ ही क्षणों में प्रांगण फिर से शांत हो गया। चारों ओर बेजान लाशें बिखरी पड़ी थीं। संतुष्ट होकर विपिन ने गिरे हुए सदस्यों की तलाशी ली और कई 100,000 मूल्य के ओरिजिन टोकन का एक और सेट वापस ले लिया। फिर उसने दूसरे कमरे के दरवाजे खोले। अंदर युवा लड़कियों का एक समूह एक दूसरे से लिपटा बैठा था। उनके टखने जंजीरों में बंधे हुए थे। उसके आते ही वे डर से आंखें फाड़कर बैठ गईं। तुम कौन हो? एक लड़की पीछे हटी। उसकी आवाज कांप रही थी। यहां पुरुषों का आना मना है। अगर मैडम अवनी को पता चल गया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। कृपया यहां से चले जाओ। हाँ, जल्दी से चले जाओ, दूसरे ने विनती की। पिछली बार कोई चुपके से अंदर घुस आया था और वे वहीं मारे गए थे। मैडम अवनी मर चुकी हैं, विपिन ने धीरे से कहा। लड़कियां स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में अविश्वास था। मर गई? वह इतनी शक्तिशाली थी, वह कैसे मर सकती है? क्या तुमने उसे मार डाला? हाँ, विपिन ने उत्तर दिया। उसकी उंगली के एक झटके से तलवार की ऊर्जा पूरे कमरे में नाचने लगी और उनके टखनों में बंधी जंजीरों को चीरती हुई निकल गई। अब तुम आजाद हो, घर जाओ, विपिन ने कहा। लड़कियां झिंझकीं, लेकिन जब वे बाहर निकलीं और अपने अपहरणकर्ताओं के शव देखे तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें आजादी इतनी अचानक मिली थी। चलो, वे भागने का मौका पाकर भाग निकले। विपिन ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर मुड़कर हॉल के गोदामों की तलाशी ली। उसे औषधीय जड़ी बूटियों, खजानों और लेवल्स की टेक्निक मैनुअल्स के ढेर मिले, जिन्हें उसने तुरंत अपने लाइब्रेरी में कॉपी कर लिया। काम पूरा होने के बाद वह छत पर चढ़ गया और रात में गायब हो गया। उनके जाने के कुछ ही मिनटों बाद काले कपड़े पहने हत्यारों का एक दल
हॉल के द्वार पर आ पहुंचा। कोई गार्ड नहीं है, उनके नेता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। समूह चुपचाप अंदर घुस गया, लेकिन अंदर जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर वे दंग रह गए। हर जगह लाशें बिखरी थीं, एक भी प्राणी जीवित नहीं बचा था। कैसे? यहाँ क्या हुआ? क्या सभी मर गए? क्या हॉल मास्टर ने दूसरी टीम भेजी? नेता ने शवों की बारीकी से जांच की। ये लोग एक ही वार में मारे गए। जिसने भी यह किया है वह कम से कम एक भीम रैंक एक्सपर्ट है। वापस लौटो और तुरंत रिपोर्ट करो। बिना किसी हिचकिचाहट के काले कपड़े पहने दस्ता अपने वरिष्ठ अधिकारियों को यह गंभीर समाचार देते हुए पीछे हट गया। इस बीच विपिन डेस्टिनी हॉल में वापस आ गया। मैडम अवनी की यादों से लैस उसे भुवनेश्वर के रूप में अपना भेष बनाए रखने में आत्मविश्वास महसूस हुआ। हॉल में प्रवेश करते ही हितेश ने उनका स्वागत किया, जो स्पष्ट रूप से राहत महसूस कर रहे थे। वरिष्ठ एल्डर, आप अंततः यहां आ गए। हॉल मास्टर आपको ढूंढ रहा था। हॉल मास्टर? विपिन ने भौहें उठाईं। हां। हितेश ने सिर हिलाया। विपिन ने उसे एक ओरिजिन टोकन दिया और पूछा, क्या आप जानते हैं क्यों? टोकन जेब में रखते हुए हितेश ने सावधानी से उत्तर दिया, दिग्विजय सिंघानिया पहले यहां थे। मुझे विवरण के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन यह जरूरी लगता है। दिग्विजय सिंघानिया? विपिन ने सोचा। ऐसा लग रहा था कि उसके भाई की मौत की खबर उसे जल्दी ही मिल गई थी। विपिन ने कहा, मार्गदर्शन करें। हितेश ने सिर हिलाया और फिर झिझकते हुए कहा, हॉल मास्टर को इतना चिंतित देखना दुर्लभ है। 5 टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं। क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने डिप्टी हॉल मास्टर पर फैसला कर लिया है? विपिन ने हंसते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद इसका मेरे द्वारा सार्थक को मारे जाने से कुछ लेना देना है। हितेश स्तब्ध रह गया। तुमने सार्थक को मारा? हॉल मास्टर के भाई को? जगत ट्रेडिंग हाउस के मालिक को? उसका चेहरा पीला पड़ गया। अविश्वास उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दिग्विजय सिंघानिया का अपने छोटे भाई के प्रति कुख्यात लगाव डेस्टिनी हॉल में कोई रहस्य नहीं था। न केवल उसकी अति सुरक्षात्मकता सर्वविदित थी, बल्कि सार्थक के खिलाफ एक भी अपमान करने पर पूरे कबीले का विनाश हो सकता था। उसे सीधे मार डालना अकल्पनीय। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हितेश को पसीना आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह एक कठोर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। आप मजाक कर रहे होंगे। विपिन ने अपना सिर हिलाया। इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस रास्ता दिखाओ। विपिन के शांत लेकिन सख्त व्यवहार को देखकर हितेश को एहसास हुआ कि मामला उसके स्तर से आगे बढ़ गया है। बिना एक और शब्द कहे वह आगे बढ़ गया। उसके विचार तेजी से बढ़ रहे थे। वाइस हॉल मास्टर के लिए प्रतियोगिता एक बात थी, एकमात्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। लेकिन सार्थक को सीधे मार डालना, यह दुश्मनी की घोषणा थी। एक झगड़ा जो शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जा सकता था। इस घटना से डेस्टिनी हॉल में अराजकता फैलनी तय थी। हितेश के पीछे पीछे विपिन शांत रहा, यहां तक कि अपने चेहरे को आराम देने के लिए उसने अपना चेहरा भी रगड़ा। इस बीच हॉल मास्टर के चैम्बर में दिग्विजय सिंघानिया की मुट्ठियां कसकर बंद थीं। उसकी निगाहें एक अविचल घूर में बंद थीं। हॉल मास्टर, वह मेरा भाई था और अब
उसे भुवनेश्वर ने मार डाला है। मैं न्याय की मांग करता हूं। यदि नहीं तो मैं इसका निपटारा खून से करूंगा। तूफान ने गहरी भौहें सिकोड़ी। एल्डर, शांत हो जाओ। यह गलत फहमी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले भुवनेश्वर की बात सुन लेते हैं। गलत फहमी, दिग्विजय सिंघानिया ने गुस्से से कहा। मेरे भाई की लाश ठंडी पड़ी है और हजारों लोगों ने उसकी सार्वजनिक फांसी देखी है। इसमें क्या गलत फहमी हो सकती है? उसी समय हितेश ने आदरपूर्वक झुकते हुए प्रवेश किया। हॉल मास्टर, एल्डर आ गए हैं, उसे अंदर आने दो, तूफान ने निर्देश दिया। दरवाजे खुले और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए विपिन अंदर आया। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और चेहरे पर दुख का भाव था। हॉल मास्टर, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। वह रो पड़ा। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई। तूफान और हितेश दोनों स्तब्ध रह गए, जबकि दिग्विजय सिंघानिया का क्रोध बीच सांस में ही रुक गया। क्या हो रहा था? भुवनेश्वर, तुमने आखिरकार अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की, दिग्विजय सिंघानिया ने गुर्राहट के साथ कहा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुम! विपिन की आंखें तुरंत तेज हो गईं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ उठाया। ऊर्जा की एक धार हवा में दिग्विजय सिंघानिया की ओर बढ़ी। अचानक चौंक कर दिग्विजय सिंघानिया ने रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। टक्कर से चैम्बर में शॉक वेव फैल गई। हालांकि दिग्विजय सिंघानिया अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई, क्योंकि उसे अपनी छाती में बचे हुए कंपन महसूस हुए। तुम! दिग्विजय सिंघानिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुम्हारी ताकत, भुवनेश्वर की शक्ति इतनी नाटकीय रूप से कैसे बढ़ गई थी? वह न केवल हमले से बच गया था, बल्कि क्षण भर के लिए ऊपरी हाथ भी हासिल कर लिया था। इससे पहले कि दिग्विजय सिंघानिया पूरी तरह समझ पाते कि क्या हो रहा है, विपिन ने एक और हमला शुरू कर दिया। उनके बाएं हाथ ने ब्लेड का रूप ले लिया, जबकि उनके दाहिने हाथ ने हथौड़े की मुट्ठी बना ली। तूफान की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। एक अदृश्य शक्ति ने आपस में टकराती ऊर्जाओं को तुरंत भंग कर दिया। विपिन और दिग्विजय सिंघानिया दोनों ही स्थिर हो गए। उनकी हरकतें बंद हो गईं। हॉल मास्टर, विपिन ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आपको इस हत्यारे को शरण नहीं देनी चाहिए। हत्यारा? दिग्विजय सिंघानिया हैरान रह गया। तुम मुझे हत्यारा कह रहे हो? तूफान की भौहें गहरी हो गईं। अपने आप को समझाओ भुवनेश्वर। विपिन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज आक्रोश से कांप रही थी। हॉल मास्टर, दिग्विजय सिंघानिया ने अपने आदमियों को मेरे भुई गैंग में भेज दिया। सभी को मार डाला। मेरे शिष्य, मेरी विरासत सब मिटा दिए गए। इस झगड़े को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भुवी गैंग नष्ट हो गया। इस खुलासे से पूरे कमरे में सनसनी फैल गई। तूफान की नजरें सख्त हो गईं। एल्डर, क्या ये सच है? मैं नहीं जानता। दिग्विजय सिंघानिया हकलाया। मैं तुरंत जांच करूंगा, तूफान ने आदेश दिया। वह हितेश की ओर मुड़ा। भूवी गैंग, जाओ और वापस रिपोर्ट करो। हाँ, हॉल मास्टर। हितेश जल्दी से चला गया। कुछ देर बाद हितेश वापस लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हॉल मास्टर, जरूरी नहीं कि हॉल को वाकई मिटा दिया गया हो। मैडम अवनी और दर्जनों शिष्यों की लाशें पाई गई हैं।
गवाहों का दावा है कि उन्होंने काले कपड़े पहने लोगों को हॉल में घुसते देखा था। ये रास्ता वापस सुपरनोवा हॉल की ओर जाता है। तूफान का चेहरा काला पड़ गया। एल्डर, यह यह एक गलती होनी चाहिए, दिग्विजय सिंघानिया ने विरोध किया। हॉल मास्टर, विपिन ने बीच में कहा, इसकी सजा जरूर होगी। मैं लाइव डेथ मैच चाहता हूं। बस। तूफान ने अपना हाथ उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह दिग्विजय सिंघानिया की ओर मुड़ा। दिग्विजय, क्या आपने हाल ही में अपनी सफलता में सहायता के लिए एक वायलेट बांस स्पिरिट पिल नहीं खरीदी है? हॉल मास्टर, दिग्विजय सिंघानिया का दिल बैठ गया। इसे आधा आधा बांट लें और बाकी आधा एल्डर भुवनेश्वर को मुआवजे के रूप में दे दें। फिर हम क्षतिपूर्ति पर चर्चा करेंगे। दिग्विजय सिंघानिया ने दांत पीसते हुए अनिच्छा से उसकी बात मान ली। उसने एक जेड बोतल निकाली, गोली को तोड़ा और आधा विपिन को दे दिया। इतने सारे जीवन के लिए आधी गोली? विपिन ने व्यंग्य किया। तुम्हें लगता है कि यह पर्याप्त है? इससे पहले कि दिग्विजय सिंघानिया जवाब दे पाता, विपिन ने गोली का टुकड़ा छीन लिया और जेब में रख लिया। तुम्हारी हिम्मत! दिग्विजय सिंघानिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी हथेली बाहर निकल गई। विपिन ने सीधे हमले का सामना किया। उनकी टक्कर से चैम्बर हिल गया, लेकिन दिग्विजय सिंघानिया की बेहतर ताकत ने विपिन को पीछे की ओर धकेल दिया। उसके होठों पर खून की धारें जम गईं। तूफान ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज आज्ञाकारी थी। बस, ये मामला अभी के लिए सुलझ गया है। एल्डर भुवनेश्वर, इसे ले लो। उसने विपिन को एक और जेड बोतल थमा दी। एक गर्म आत्मा की गोली। ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने में मदद करेगी। धन्यवाद, हॉल मास्टर। विपिन ने तूफान की निष्पक्षता के बारे में अपनी बढ़ती जिज्ञासा को छिपाते हुए बोतल स्वीकार करते हुए कहा। जैसे ही तूफान ने उन्हें खारिज किया, विपिन का दिमाग तेजी से चलने लगा। डेस्टिनी हॉल में सत्ता की गतिशीलता उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल थी।